रेड नेटवर्क की खास पेशकश परख में आपका स्वागत है। जब दुनिया लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करती है तब एक सवाल बार बार उठता है, क्या जो ताकतवर है वो हमेशा सही होता है? वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य अभियान और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसके बाद कई और देश अमेरिकी दादागिरी के शिकार हो सकते हैं। इसके संकेत ट्रंप ने दे भी दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन का सहारा लेकर वहां के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी को सत्ता से बेदखल करने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। अपने खास कार्यक्रम परख में आज हम बात करेंगे उस अमेरिकी दादागिरी की जो पिछले कई दशकों से दुनिया के नक्शे को खून और बारूद से बदलती रही है। इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम, चिली में तख्ता पलट, लीबिया में सत्ता परिवर्तन, सीरिया में दखल, लैटिन अमेरिका में कठपुतली सरकारें, ये फहरिस्त लंबी है। वेनेजुएला इसका ताज़ा उदाहरण है। इस बीच आई एक रिपोर्ट में अमेरिकी दादागिरी का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। अमेरिका के सरकारी शोध संस्थान कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1998 से अब तक अमेरिका दूसरे देशों में 469 सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है। साल 1991 से 2022 के बीच अमेरिका ने 251 बार दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिन दावों के चलते यह हस्तक्षेप किए गए, बाद में उनमें से कई दावे झूठ निकले। समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अमेरिका झूठ और अपनी ताकत का सहारा लेकर अपने हित साधने के लिए दूसरे देशों पर धौंस जमाता है। वैसे तो अमेरिकी दादागिरी की कहानी शुरू होती है अगस्त 1945 से, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए। लेकिन उसके झूठ और फरेब का सबसे बड़ा सबूत इराक के तौर पर सामने है। साल 2003 में अमेरिका की जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने इराक पर अटैक किया और सद्दाम हुसैन सरकार गिरा दी। अमेरिका ने दावा किया था कि इराक में जैविक हथियार तैयार किया जा रहा है जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी दावे के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्पष्ट अनुमति के बिना अमेरिकी नेतृत्व में सैन्य कार्रवाई शुरू की गई और कुछ ही हफ्तों में सद्दाम की सरकार गिरा दी गई। लेकिन बाद की जांचों में खुद अमेरिका ने माना एक्टिव जैविक हथियारों के ठोस सबूत कभी नहीं मिले। हमले के बाद इराक में भारी अराजकता फैली, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी और लाखों नागरिक इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर हुए। सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में पकड़ लिया गया। फिर एक विशेष इराकी अदालत में उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और हत्याओं के आरोपों में मुकदमा चला और अंततः 2006 में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, जिससे अमेरिका ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि दुनिया के एक बड़े हिस्से ने पूरे युद्ध को झूठे आरोपों पर आधारित और विनाशकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा। ऐसा ही हथकंडा अमेरिका ने लीबिया में भी अपनाया। साल 2011 में लीबिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मुअम्मर गद्दाफी की सरकार के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और नागरिकों पर हमलों का आरोप लगाते हुए दखल दिया, जिसे अरब स्प्रिंग के दौरान जनता के विद्रोह से जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के नाम पर नाटो के तहत हवाई हमले शुरू किए गए, जिनमें अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही और इसका मकसद ये बताया गया कि गद्दाफी को सत्ता से हटाकर लीबियाई जनता को आज़ादी दिलाई जाए। इन हमलों से गद्दाफी की सेना कमज़ोर हुई, विद्रोही गुटों को बढ़त मिली और आखिर में अक्टूबर 2011 में गद्दाफी को पकड़कर मार दिया गया। लेकिन इसके बाद लीबिया में न तो स्थिर लोकतंत्र आया और न ही शांति, बल्कि देश कई सशस्त्र गुटों में बंट गया। केंद्रीय सरकार कमजोर पड़ गई, आतंकवादी संगठनों और मानव तस्करी ने पैर जमा लिए और जो लीबिया पहले एक संगठित राष्ट्र था वो अब अमेरिकी दखल के बाद लंबे समय तक अराजकता और गृहयुद्ध का प्रतीक बन गया।
साल 2016 में ब्रिटेन की संसद की विदेश मामलों की समिति ने रिपोर्ट में कहा कि लीबिया पर हमला गलत खुफिया जानकारी पर आधारित था। ऐसा ही काम अमेरिका ने सीरिया में भी किया। साल 2011 में सीरिया में जब सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए, तब अमेरिका ने राष्ट्रपति बशर अल असद पर नागरिकों के दमन, मानवाधिकार उल्लंघन और बाद में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगाए और इसी आधार पर सीरियाई संघर्ष में दखल देना शुरू किया। अमेरिका ने सीधे तौर पर असद सरकार को हटाने की नीति अपनाई, विपक्षी और विद्रोही गुटों को समर्थन दिया। बाद में आईएस के खिलाफ लड़ाई के नाम पर सीरिया में हवाई हमले किए और देश के कुछ हिस्सों में सैन्य मौजूदगी कायम की। सीरियाई सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और रूस और ईरान की मदद से अमेरिकी रणनीति का विरोध किया, जिससे सीरिया एक वैश्विक शक्तियों के टकराव का मैदान बन गया। इस दखल का नतीजा यह हुआ कि गृह युद्ध और लंबा खिंच गया, लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। सीरिया की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और आज भी सीरिया शांति, एकता और स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है। तमाम लोग मानते हैं कि सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप से हालत और ज़्यादा बिगड़ गए। अमेरिका ने सीरिया में एक्शन की वजह रासायनिक हमले बताए थे, लेकिन बाद में अमेरिका का दावा पूरी तरह साबित नहीं हुआ। साल 2001 में 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने वैश्विक पुलिस बनाने का ऐलान कर दिया। उसने अफ़गानिस्तान पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि वहाँ की तालिबान सरकार अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को शरण दे रही है। इसी आधार पर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की गई। अमेरिकी नेतृत्व में नाटो सेनाओं ने कुछ ही महीनों में तालिबान शासन को गिरा दिया और अफ़गानिस्तान में नई सरकार स्थापित की। लेकिन इसके बाद देश में विदेशी सैन्य मौजूदगी, लगातार बमबारी, ड्रोन हमले और भ्रष्ट राजनीतिक ढांचे ने हालात को और जटिल बना दिया। शुरुआत में कुछ अफ़गान नागरिकों ने तालिबान से मुक्ति की उम्मीद की, लेकिन समय के साथ तमाम नागरिकों के मारे जाने, असुरक्षा और अपमान की भावना ने अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ा दी। करीब 20 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या विस्थापित हुए, अरबों डॉलर खर्च हुए और आखिर में 2021 में अमेरिका बिना निर्णायक जीत के अफ़गानिस्तान से निकल गया, जिसके तुरंत बाद तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया। इस तरह अमेरिकी दखल ने अफ़गानिस्तान में अस्थायी शांति लाने के बजाय उसे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका की दादागिरी हमेशा से ऐसा ही रही है। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका ने तर्क दिया कि जापान के आत्मसमर्पण को मजबूर करने और युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए यह कदम जरूरी था। लेकिन इस हमले में एक ही झटके में लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए और आने वाली पीढ़ियां विकरण की भयावह मार झेलने को मजबूर हुई। हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को लगभग पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना ने अमेरिका को दुनिया की पहली परमाणु शक्ति और निर्विवाद सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन साथ ही यह सवाल भी इतिहास में दर्ज हो गया कि क्या युद्ध समाप्त करने के नाम पर आम नागरिकों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना सही था। इस घटना के जरिए अमेरिका ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि हमारे पास ऐसी ताकत है जो पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। यहीं से अमेरिका सुपर पावर बना और दुनिया परमाणु हमलों के डर में जीने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने
यूरोप पर पकड़ बनानी शुरू की। युद्ध से तबाह यूरोप को संभालने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान शुरू किया। शर्तों के साथ अरबों डॉलर की आर्थिक मदद के जरिए वो यूरोपीय देशों की नीतियों को प्रभावित करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप अब अमेरिका पर निर्भर हो गया। अब अमेरिकी डॉलर वैश्विक मुद्रा बनने लगी। साल 1950 में कोरियाई प्रायद्वीप पर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच शुरू हुए युद्ध में अमेरिका ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप करते हुए अपनी वैश्विक ताकत का खुला प्रदर्शन किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया को अस्थायी रूप से 38वें समानांतर पर बांटा गया। उत्तर में समाजवादी शासन और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। और जब उत्तर कोरिया ने पूरे देश को एक करने के मकसद से दक्षिण पर हमला किया तो अमेरिका ने इसे कम्युनिज्म के विस्तार के रूप में देखा। संयुक्त राष्ट्र के नाम पर अमेरिका ने विशाल सेना, आधुनिक हथियार और हवाई हमलों के साथ युद्ध में प्रवेश किया, जिससे यह संघर्ष एक स्थानीय गृहयुद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष में बदल गया। युद्ध के दौरान कोरिया में भारी तबाही हुई, लाखों नागरिक मारे गए और पूरा क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया। साल 1953 में युद्ध विराम हुआ, लेकिन कोई स्पष्ट जीत नहीं हुई, कोई शांति समझौता नहीं हुआ और कोरिया आज भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी यह दर्शाती है कि यह युद्ध न सिर्फ विचारधारा की लड़ाई था, बल्कि अमेरिका की उस नीति का प्रतीक भी था जिसमें वह दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सैन्य शक्ति से दखल देने को तैयार था। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ और अमेरिका पहली बार इतिहास में अकेली वैश्विक सुपर पावर के रूप में उभरा। दशकों तक चली अमेरिकी सोवियत प्रतिद्वंद्विता के खत्म होते ही दुनिया एक ध्रुवीय व्यवस्था में प्रवेश कर गई, जहां सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र अमेरिका बन गया। इस दौर में अमेरिका ने नाटो के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक पर प्रभाव, डॉलरों की वैश्विक पकड़ और दुनिया भर में फैले सैन्य अड्डों के जरिए अपनी निर्णायक स्थिति मजबूत की। किसी समान ताकत वाले प्रतिद्वंदी के न रहने से अमेरिका ने कई बार संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर भी कार्रवाई की, जैसे खाड़ी युद्ध और बाद के सैन्य हस्तक्षेप, जिससे यह संदेश गया कि वैश्विक नियमों की व्याख्या अब काफ़ी हद तक अमेरिका के हाथ में है। सोवियत संघ के पतन के बाद का यह दौर अमेरिकी प्रभुत्व का चरम माना जाता है, जहां अमेरिका ने खुद को न सिर्फ शक्ति संतुलन का केंद्र बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाली निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित किया। इसी दौरान 1990-91 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने अपने नेतृत्व में चलाए गए विशाल सैन्य अभियान के जरिए अपनी आधुनिक और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से बहुराष्ट्रीय गठबंधन बनाया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत इराक पर बड़े पैमाने पर हवाई और ज़मीनी हमले किए। सैटेलाइट निगरानी, सटीक निर्देशिता, बमों और मीडिया के जरिए लाइव दिखाए गए। युद्ध ने दुनिया को पहली बार अमेरिकी हाईटेक युद्ध क्षमता का प्रत्यक्ष टीवी पर देखा। कुछ ही हफ्तों में इराकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और कुवैत को मुक्त कराया गया, जिससे अमेरिका ने यह संदेश दिया कि शीत युद्ध के बाद की नई विश्व व्यवस्था में वह न सिर्फ सैन्य गठबंधन बनाने की क्षमता रखता है, बल्कि वैश्विक संकटों में निर्णायक ताकत के रूप में हस्तक्षेप करने को भी तैयार है। साल 1989 में पनामा में अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज के तहत सीधा सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसे उसने लोकतंत्र की रक्षा, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का कदम बताया। उस समय पनामा के शासक मैनुअल नोरिएगा कभी अमेरिका के सहयोगी और CIA के लिए काम कर चुके थे, लेकिन बाद में जब वे अमेरिकी नियंत्रण से बाहर होने लगे
और पनामा नहर पर अमेरिकी हितों को चुनौती देने लगे तो उन्हें अचानक तानाशाह और ड्रग तस्कर घोषित कर दिया गया। दिसंबर 1989 में अमेरिकी सेना ने भारी बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई के जरिए पनामा सिटी पर हमला किया, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए। फिर नोरिएगा को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया और वहां उन पर मुकदमा चलाकर सज़ा दी गई। इस कार्रवाई के बाद पनामा में अमेरिका समर्थित सरकार स्थापित हुई और यह घटना इतिहास में इस उदाहरण के रूप में दर्ज हुई कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों, खासकर पनामा नहर जैसे अहम संसाधनों की रक्षा के लिए छोटे देशों में बिना बड़े अंतर्राष्ट्रीय विरोध की परवाह किए भी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी शक्ति को केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित न रखकर उसे अर्थव्यवस्था, हथियार उद्योग और वैश्विक सैन्य मौजूदगी के जरिए अस्थायी रूप दिया, जिससे वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सका। शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी हथियार उद्योग तेज़ी से बढ़ा और आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, जिससे न सिर्फ उसे आर्थिक लाभ मिला बल्कि कई देशों की सुरक्षा नीतियां उस पर निर्भर हो गई। इसी समय डॉलर की वैश्विक व्यापार और तेल लेन देन की प्रमुख मुद्रा बना दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ डॉलर बन गया और अमेरिका को यह विशेष अधिकार मिला कि वह अपनी मुद्रा के जरिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सके। इसके साथ ही यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में फैले सैकड़ों अमेरिकी सैन्य अड्डों ने अमेरिका को दुनिया के किसी भी हिस्से में तुरंत सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता दी। हथियार, डॉलर और सैन्य अड्डों के सहारे अमेरिका ने अपनी शक्ति को अस्थायी वैश्विक प्रभुत्व में बदल दिया, जिसने उसे लंबे समय तक एक अपराजेय सुपर पावर बनाए रखा। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को मुंह की नहीं खानी पड़ी। अपनी ताकत के गुमान में जी रहे अमेरिका को एक मामूली सी देश वियतनाम में हार का मुंह देखना पड़ा। उसे वहां से अपनी फजीहत कराकर वापस लौटना पड़ा। दरअसल 1950 और 1960 के दशक में हुए वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के नाम पर सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया और इसे अपनी वैश्विक शक्ति की परीक्षा का मैदान बना दिया। फ्रांस से आज़ादी के बाद वियतनाम उत्तर कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ और अमेरिका समर्थित दक्षिण का हिस्सा दो गुटों में बटा हुआ था। जब यह आंतरिक संघर्ष गहराया तो अमेरिका ने डोमिनो थ्योरी के तहत यह मान लिया कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया उसके प्रभाव में आ जाएगा। इसी डर से अमेरिका ने लाखों सैनिक भेजे, भारी बमबारी की, नेपाम और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद वियतनामी जनता और गोरिल्ला लड़ाकों का प्रतिरोध टूट नहीं पाया। कई साल की तबाही, लाखों नागरिकों की मौत और अपने ही देश में बढ़ते जन विरोध के बाद अमेरिका को 1975 में पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका ने अपने करीब 58,000 जवानों की जान गंवाई थी, लेकिन आखिर में वियतनाम एकजुट हो गया। यह युद्ध इतिहास में इस बात के उदाहरण के रूप में दर्ज हुआ कि अत्यधिक सैन्य ताकत भी जनसंकल्प और स्थानीय प्रतिरोध के सामने असफल हो सकती है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का दबदबा केवल दो वजहों से है: उसकी सेना और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसके शानदार आविष्कार और तरक्की। अमेरिकी ताकत के ये दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। बाकी बातें इन्हीं से जुड़ी हुई है, चाहे वे उसकी फिल्में हों या मीडिया का सॉफ्ट पावर हो। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अब उसका दबदबा कम हो रहा है। इस वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। जब किसी गुंडे को लगता है कि उसका खौफ कम हो रहा है तो वो अपने इलाके में क्राइम करता है, जिससे उसका खौफ बरकरार रह सके। अपने कम होते दबदबे को बनाए रखने के लिए उसने वेनेजुएला पर दखल अंदाजी की।
एशिया की बात करें तो पिछले दिनों बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे भी अमेरिकी हाथ होना बताया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि बांग्लादेश में रणनीतिक रूप से अहमियत रखने वाले सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य और भू राजनीतिक संतुलन के लिहाज से सेंट मार्टिन द्वीप की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने विदेशी सैन्य ठिकानों या रणनीतिक रियायतों को लेकर सख्त रुख अपनाया तो उस पर राजनीतिक दबाव, प्रतिबंधों की धमकी और तख्ता पलट जैसे प्रयास अमेरिका की ओर से किए गए। हालांकि अमेरिका ऐसे आरोपों को खारिज करता है। ऐसे ही पाकिस्तान में साल 2022 में इमरान खान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिराने को लेकर अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए गए। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन इमरान खान ने दावा किया कि उनकी सरकार को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति से दूरी बनाई और रूस से संबंध बढ़ाए और आज़ाद विदेश नीति की बात की। इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान पर कूटनीतिक दबाव डाला, जिसका संकेत उस चर्चित साइफर में मिलता है जिसमें कथित तौर पर इमरान सरकार हटने पर रिश्ते सुधारने की बात कही गई थी। हालांकि अमेरिका ऐसी किसी साजिश से इनकार करता है और इसे पाकिस्तान का आंतरिक राजनीतिक मामला बताता है। इस तरह जहां भी अमेरिकी हित खतरे में पड़े वहां उसने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी। खुद को दुनिया का रक्षक कहता है, लेकिन उसके कदम अक्सर दुनिया के लिए विनाश बन जाते हैं। सवाल अमेरिका की जनता से नहीं है, सवाल उस नीति से है जो बंदूक की नली से शांति फैलाने का दावा करती है, क्योंकि इतिहास गवाह है दादागिरी से डर पैदा होता है, इंसाफ नहीं। हमारी ये खास पेशकश परख कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबरों को पैनी नज़र से परखने के लिए बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ। नमस्कार।